Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। थैंक यू, नमस्कार। और पहले हेडलाइंस लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks market logged gains for second week in a row after easing of nationwide lockdown. Foreign fund inflows and positive cues from global markets boost investor sentiments. And US equity indices surged more than 2% yesterday after upbeat May jobs report. राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। विदेशी फंड्स के आने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आ रहे सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों का हौसला बढ़ाया और अमेरिका में मई के रोजगार आंकड़ों की रिपोर्ट में स्थिति बेहतर होने से कल इक्विटी सूचकांकों में 2% से अधिक का उछाल आया। और आज की पहली खबर, राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। विदेशी फंड की आमद और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलने वाले सकारात्मक संकेतों ने बाजार को गति दी। सूचकांकों में लगभग पूरे सप्ताह ही बढ़त दिखाई दी, केवल गुरुवार ही इसका अपवाद रहा। कल समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स 1863 अंक यानी 5.75% की बढ़त के साथ 34,287 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 562 अंक यानी 5.86% की बढ़त से 10,142 अंकों पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार का मिड कैप 6% और स्मॉल कैप 8.84% तक बढ़ा। Domestic stock markets today logged gains for second week in a row after easing of nationwide lockdown. Foreign fund inflows and positive cues from global markets boosted the sentiment. Benchmark indices witnessed gains throughout the week except a small decline on Thursday. In the business week ended yesterday, the Sensex jumped 1,863 points or 5.75% to settle at 34,287. The Nifty 50 index soared 562 points or 5.86% to settle at 10,142. In the broader market at BSE, mid-cap index rallied 6% and the BSE small-cap index surged 8.84%.
और इस बीच हमारे साथ थाने से श्रोता हमारे आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, जो कोलेट्रल फ्री लोन जो है दे रही है गवर्नमेंट, क्या वो ट्रेडर कम्युनिटी उसका एक्सेस कर सकती है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो जून का महीना है इसमें तो अनलॉक हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कब तक इकोनॉमिकल रिकवरी हो सकती है? जी हरवीर जी। ये एक कोलेटरल फ्री लोन के लिए इन्होंने बोला है जी। हाँ, देखिए कोलेटरल फ्री लोन में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जो भी अनाउंसमेंट है, जो कोविड पैकेज है, उसमें जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ का ये है, और उसमें और कुछ दूसरे प्रोविजन है। अगर उस कैटेगरी में इनकी कंपनी आती है तो जाहिर सी बात है ये उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कंसर्न बैंक होगा जहाँ पर इनका नजदीकी है और जहाँ से लोन लेना चाहते हैं। इनका ये भी पूछना है कि इस जो प्रयास हो रहे हैं इस तरह से, उससे इकोनॉमिक रिकवरी कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, ये तो एक बहुत स्पेसिफिक समय सीमा तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये है कि जैसे हम देख ही रहे हैं अभी जिस तरीके से नेशनल लॉकडाउन की ओपनिंग शुरू हुई है, पहला जो ओपन अप का पहला फेज आया, फिर अगला फेज आएगा, और बड़ी तेजी के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम कर रही है, और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर किस तरह होगा उसका रिफ्लेक्शन हम लोग स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला क्वार्टर है उसको लेकर के चिंताएं हैं, लेकिन जिस तरह से ये रिकवरी शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होंगी, तो इकोनॉमी का प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगेंगे। क्योंकि अभी तमाम सारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपने एस्टिमेट बताए इकोनॉमी को लेकर के भी, और आरबीआई ने भी अपनी तरीके से चिंता जाहिर की है, क्योंकि करंट फिस्कल जो है वो काफी स्ट्रेस्ड रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमी का एक बड़ा सेक्टर जो एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी है उसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा है, तो और एक सामान्य मानसून होने के चलते उसका भी इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बेहतर देखने को मिलेगा। बट बहुत स्पेसिफिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम मान सकते हैं कि जो जितना जो नेगेटिविटी थी वो अब कम होती जाएगी धीरे धीरे, और हम कह सकते हैं कि जो सबसे मुश्किल दौर था वो बॉटम आउट हो। जी, और दिल्ली से हमारे श्रोता मोहम्मद सयाज लाइन पे हैं। सयाज जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा ये सवाल है कि जो पिछले महीने एक इकोनॉमिक पैकेज सरकार के द्वारा लॉन्च दिया गया था, सर कई एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये मेनली लोन ओरिएंटेड है, लोन पे आधारित है। तो इसमें अभिजीत बनर्जी भी है, उनका ये कहना है कि डिमांड इकोनॉमी में काफी कम है, तो फिर जब डिमांड नहीं है तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग लोन क्यों लेंगे? आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये सवाल है मेरा। देखिए, ये आपका जो सवाल है वो एक जो एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट हैं उनके बीच एक डिस्कशन और डिबेट का विषय चल रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से जो उन्होंने पैकेज बनाया 20 लाख करोड़ का कोविड पैकेज, उसके साथ में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। ये बात सही है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो लिक्विडिटी बढ़ाने के ऊपर है, और जिसमें सस्ता खर्च भी है और लिमिट्स बढ़ाने का है, और कई सारे कदम ऐसे जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का है ये, और कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर भी है जो गरीबों के खाते में है, किसानों के खाते में है, कुछ डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर भी है। तो कुछ इकोनॉमिक्स का है कि ये समय है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरीके से जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको एक निश्चित समय तक कैश ट्रांसफर किया जाए, बट उसमें सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि उसका रिसोर्सेज किस तरीके का है। ये भी बात सही है कि पिछले कुछ समय से हमारी इकोनॉमी जो है वो डिमांड को लेकर के एक संकट जूझ झेल रही थी, कि जो डिमांड की कमी की वजह से इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही थी। और लेकिन एक ये भी देखिए कि जैसे मनरेगा है उसके लिए एक्स्ट्रा बजट किया गया है, और जो अभी बड़े पैमाने पर रूरल इकोनॉमी में इंफ्यूजन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आएगा। बट काफी कुछ वाकई इस दिशा में करने की जरूरत है कि जो डिमांड जनरेट हो, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन से फायदा नहीं होगा, वी हैव टू क्रिएट डिमांड। तो हो सकता है कि ये काफी कहा जा रहा है कि सरकार को अभी कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए। तो लेट अस होप कि कुछ करेक्टिव मेजर की जरूरत पड़ेगी तो सरकार जरूर उठाएगी। Joining us now from Haryana, we have Arun Kumar. Arun, we welcome you. नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछे अपना अरुण।
सर जी ये जानना था, ये मॉडल कंपनी है, इसमें इंश्योरेंस दे रहा है, जो ये इंडियन है या बाहर का कंपनी है? कौन सी कंपनी? मॉडल कंपनी सर जी। हरवीर आप? देखिए नाम ध्यान से नहीं सुनता, लेकिन ये है कि जो भी कंपनी जो बीमा क्षेत्र में है, वो हमारा जो रेगुलेटर है IRDA, वहाँ पे रजिस्टर्ड है, और जो इंश्योरेंस की बिक्री के लिए जो मानक तय है, जो नियम तय है, उसको पूरा करना ही करना है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और इवन प्रोडक्ट का भी अप्रूवल होता है IRDA से, तो आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो नियम करते हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। और सबको एक IRDA का एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, और IRDA की साइट पर जाकर के उसके बारे में जो डिटेल आपको चाहिए उसको देख करके आप अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि आप वाकई उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे उसके बाद या नहीं। गाजियाबाद से हमारे श्रोता किशन लाइन पे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताइए क्या पूछना सर। मैं जानना चाहता हूँ लॉकडाउन जो लगा हुआ है, इसके कारण सर ये मार्केटिंग में कोई बदलाव तो नहीं होगा सर? क्या मतलब? ये जो लॉकडाउन हो रहा है, जैसे शेयर बाजार में चौड़ चढ़ाव होता रहता है, तो इससे सर कोई असर तो नहीं होगा मार्केटिंग में सर? हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए स्टॉक मार्केट पर जो काफी इम्पैक्ट आया था, और अभी अगर हम देखें तो लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट है और लिक्विडिटी काफी बढ़ी है मार्केट में। और अभी देखिए कि पिछले सप्ताह में लगातार उसमें एक सत्र को छोड़ दें तो उसमें बढ़त देखी गई, और ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करके गया। और अभी जैसे हमने खबर पढ़ी भी है इसको लेकर के, जो US के जो संकेत हैं उसमें, क्योंकि जॉब लॉसेस का नंबर कम आया है तो वहाँ मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। यूरोपियन यूनियन ने काफी बड़ा पैकेज इंश्योर किया है, वहाँ के मार्केट भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ वॉलेटिलिटी आए, लेकिन मार्केट जो सबसे खराब जो रहा था इसमें कोविड की वजह से, उससे बाहर आ गया, ऐसा मुझे लगता है। Ratnakar joins us now from Mumbai. We welcome you, Ratnakar. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि ये जनधन खाते में अभी अनाउंस हो गया कि 7 जून के बाद तीसरी का चौथी किस्त गवर्नमेंट देने वाली है, तो ये खाते में गवर्नमेंट कौन से स्कीम के अंदर ये किस्त दे रही है, और ऐसे कितने किस्त गवर्नमेंट देगी 500 रुपए के, और उसमें जिसका अकाउंट है उसको ये मिलने वाला है, तो ये अभी भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं? हेलो। हाँ हरवीर, जो सवाल थोड़ा इनका सवाल का जो शुरू का हिस्सा है वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, कौन सी स्कीम के लिए उन्होंने जनधन अकाउंट। हाँ देखिए, जनधन अकाउंट में तो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया इनिशियली 500 रुपीज, फिर अगली किस्त भी जमा करने का डिसीजन लिया। तो जाहिर सी बात है, जो जनधन अकाउंट का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है उसमें वो पैसा गया है सबसे जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। अभी बाकी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का पैकेज जो अनाउंस किया गया था उसके तहत ये डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, और बाकी अनाउंस कर गवर्नमेंट करेगी तो आगे देगी। जैसे आपका जो उज्ज्वला के सिलेंडर थे उसके लिए उसको बढ़ाया गया, तो ये जो भी स्टेप्स होंगे वो आने वाले दिनों में जरूरत होगी तो गवर्नमेंट को क्लैरिटी देती है। Gaurav joins us from Ghaziabad. We welcome you, Gaurav. नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा सवाल सर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के ऊपर है। क्या इन बीजों से, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों से, क्या हमारी जो देसी वैरायटीज हैं, क्योंकि सब इन्हीं पे चले जाएंगे, क्योंकि हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा पैदावार देती है, तो हमारी जो देसी वैरायटीज है वो क्या सब लुप्त हो जाएंगी? क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है इस तरह के कि हमारी देशी जो पैदावार हैं वो रहे? और दूसरा सर, अल्कोहल बेवरेज सेक्टर पे आपका क्या विचार है? क्या खेती अच्छी होगी तो हमारा ये बेवरेज और अल्कोहल सेक्टर के शेयर चलेंगे क्या अनदर 6 months 1 year में? थैंक यू। देखिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है, एक तो उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ही वैरायटी तैयार हुई है। ये फैक्ट है कि ये जरूरत थी दुनिया में
ज्यादा उत्पादन करने के लिए खाद्यान्न का और दूसरी फसलों का, उसकी जरूरत थी हमें और उसको फार्मर से एडप्ट किया। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान भी एक तरीके से अपने आय के लिए काम करता है और सिर्फ वैरायटी के कंजर्व करने के लिए उसके लिए उसको कोई बहुत इंसेंटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको दूसरी वैरायटी में ज्यादा आमदनी है, इसलिए और देश को भी जरूरत थी। ये उसने पिछले करीब हम देखें कई दशकों से इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये भी है कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें सरकार का एक वो भी है, स्कीम भी है और नेशनल प्लान बायो जेनेटिक रिसोर्सेज का एक बैंक है जिसमें तमाम सारी जो वैरायटीज है उनको प्रिजर्व करके रखा है आगे के लिए। तो इस तरीके का इसका ये करीब 10-12 साल पहले इसका जो इंस्टीट्यूट है बनाया गया था ICAR के अंडर में, ये दिल्ली में है उस इंस्टीट्यूट के साथ में। और इस तरीके का जो जेनेटिक्स को प्रिजर्व करने के लिए इवन एनिमल जेनेटिक्स का भी एक करनाल में एक इस तरीके का इंस्टीट्यूट बनाया गया है। तो वो तो कोशिश लगातार जारी है कि हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है और उसको हम जर्मप्लाज्म को बचा के रखें। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और बहुत सारे फार्मर अभी भी ऐसे हैं कि जो वो भी अपने लेवल पर कई जगह जो है इस तरीके का जो हमारे लोकल वैरायटीज हैं जो ट्रेडिशनली सदियों से हमारे पास है डिफरेंट क्रॉप्स की, उनको उसकी खेती भी कर रहे हैं और वहाँ पर भी लोकल लेवल पर भी इसका फर्दर करने का एक तरीके का कैंपेन है फार्मर चलाते हैं। तो बट ये एक बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है कि क्योंकि कोई भी नई वैरायटी डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारी जो अच्छी जो कैरेक्टर जिस वैरायटी में होती है उसकी जरूरत पड़ती है और उसमें हमारी जैसी वैरायटी में वो मिलती है। और तो ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। बट आपकी बात सही है कि वो उनको कंजर्व करने के लिए जो सरकार के कदम है वो अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसी बात है जहाँ पर एग्रीकल्चर का मानना है वो सब उस तरफ कदम बढ़ाया जाए। और दिल्ली से हमारे श्रोता हीरालाल जी लाइन पे हैं। हीरालाल जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार। 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 मैं सुल्तानपुर दिल्ली से हीरालाल महतो बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर मैं जानना चाहता हूँ जैसे शेयर मार्केट में हम पैसा लगाना चाहे, निवेश करना चाहे तो इसके लिए बैंक लोन दे सकता है कि नहीं? बैंक शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए तो उस तरह से लोन उस तरह से तो नहीं देता। हो सकता है पर्सनल लोन ले ले, आपकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है वो उसको असेस करेंगे, फिर उस पैसे का आप इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज जो है स्टॉक मार्केट क्योंकि काफी वोलेटाइल होता है और कोई गारंटी रिलेटेड नहीं होता। ये बात अलग है कि बहुत सारे जो इस तरह की फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोन लेती रही हैं और एक टाइम था जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ब्रोकर्स ने बैंक से पैसा लेके इस्तेमाल किया था और बैंक में बहुत स्टॉक मार्केट में काफी फ्रॉड हुआ था उसको लेकर के। तो ये इस तरीके से आसान नहीं है कि बैंक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कर्ज पे देगा। From Delhi we are joined in by Vishal. We welcome you Vishal. हेलो। हाँ विशाल सवाल पूछें अपना। हाँ हमीद जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ ये मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो अभी फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का, तो उसमें MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने मार्क किए थे जो सिक्योरिटी फ्री लोन के लिए दिए थे। वो पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास तो आ गया है और वो फिगर्स भी दे रहे हैं कि उन्होंने कितना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास किसी के पास पैसा नहीं आया है। तो क्या ये पैसा सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए रखा गया है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपने देश में किसानों की आमदनी बहुत कम है, तो बाकी जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, जहां पर ज्यादा अच्छी कृषि होती है, जैसे चीन है या जापान है या और भी देश हैं, तो वहां वो लोग क्या यूज करते हैं जिससे उनके किसानों की इनकम ज्यादा है, और क्या वो टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं? थैंक यू। देखिए कि आपने सही कहा कि जो कोलेटरल फ्री लोन दिया है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपनी गारंटी देगी गवर्नमेंट, और उसमें कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट बैंक का नहीं, ये एक टारगेटेड वैल्यू है। तो बैंक जो आप प्राइवेट बैंक भी दे सकते हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है, बंदिश नहीं है, उनको देना चाहिए और काफी बैंक देते भी है, बिकॉज ये एक पूरे सेक्टर के लिए लोन दिया गया है और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से
देंगे। दूसरा सवाल आपका जो फार्मर्स से रिलेटेड है कि उनकी आमदनी के लिए, ये बात आपकी सही है कि हमारा जो एवरेज इनकम है किसान को, जो डायरेक्ट क्रॉप इनकम है और बाकी जो दूसरे सोर्सेज से वो कमाता है, उसका औसत बहुत ही कम है, जो है वो 7-8 हजार रुपया महीना ही आता है। तो ये काफी एक चैलेंजिंग टास्क है और गवर्नमेंट ने फार्मर्स इनकम को दोगुना करने का टारगेट रखा है 2022 तक। एक कमेटी भी गई है जिसने रिपोर्ट तैयार की है, दलवाई कमेटी ने। उसमें यह है कि सिर्फ क्रॉप इनकम नहीं, जो अदर देन दूसरे क्रॉप के अलावा जो दूसरे रास्ते हो सकते हैं आमदनी के, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। और आप देखेंगे कि क्रॉप के अलावा बहुत सारा फोकस्ड एरिया जा रहा है, जिसमें आपका डेयरी है, फिशरीज है, बी कीपिंग है और दूसरे जो इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं फार्मर्स के लिए। जहाँ तक डेवलप्ड कंट्रीज का आपने बात किया कि देखिए जापान वगैरह में ये फैक्ट है कि वहाँ पे भी जो लैंड होल्डिंग साइज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और इवन चाइना में भी लैंड होल्डिंग साइज बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ भी कम है पर फार्मर, बट ये है कि वहाँ टेक्नोलॉजी और बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स और उसका इस्तेमाल करके जो एवरेज यील्ड है, अगर हम उसमें भी थोड़ा हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल इम्बैलेंस है। अगर हम पंजाब हरियाणा या वेस्ट यूपी का यील्ड देखेंगे तो 500 वो कम्पीट करता है दुनिया के अच्छे जो भी देश हैं जो बेहतर प्रोडक्टिविटी है, लेकिन बहुत बड़ा हमारे देश का ऐसा है जहाँ पर यील्ड लेवल का एवरेज काफी कम है। तो इस टाइम में वहाँ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है एग्रीकल्चर में, और दूसरे के वहाँ की सरकारें काफी कई बार भी करती हैं कि उनके जो ट्रेड रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है उसमें काफी सारा एक्टिविटी उनकी रहती है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इवन अमेरिका जैसे देश में भी कई बार जो फार्मर्स का शेयर है ओवरऑल जो क्रॉप रियलाइजेशन है उसमें बढ़ने की बजाय घटा है। तो सारा फोकस होना चाहिए कि कैसे किसान का जो शेयर है, जो हम लोग फार्म टू फोर्क की बात करते हैं, या फोर्क तक जो प्राइस रियलाइजेशन होता है और फार्म रेट, उसके बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट के डिसीजन है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बहुत सारा कमोडिटीज को उससे बाहर कर दिया गया, उनकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगा, मूवमेंट पे कोई नहीं होगा। प्लस 2 ऑर्डिनेंस जो है जिनसे कल राष्ट्रपति ने दस्तखत किए हैं, वो अब अमली जामा एक तरीके से उन्हें पहनाया जाएगा, जिसमें कि फार्मर को बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है अपने फार्म प्रोड्यूस को बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए। या जो ट्रेडर होंगे वो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट किसी भी तरीके से खरीदारी और मूवमेंट कर सकते हैं। प्लस जो एक फार्मर्स के और प्रोसेसर या दूसरी जो कंपनीज होंगी उनके बीच में एक सर्टेन फिक्स प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है का और दूसरे सर्विसिंग का। ये मेरे ख्याल से जो कदम है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। Our next caller online is from Delhi, Jitendra. We welcome you, Jitendra. Please ask your question. Thanks to the expert and the team. My question is that is it a bear market rally or is it a start of a new bull run? Because maybe that we have feared too much and the recovery is going to take much lesser time. Thank you. Yeah, actually, technical analysis says that it's a bear market rally because liquidity is chasing the equity. This is and some formulas and some indexes and this combinations also reflect that. So that's why based on the very good technical analyst observation, I can say it looks like that. That's a bear market. और चलते हैं आगे एक और खबर ले लेते हैं। कल समाप्त हुए सप्ताह में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 75 रुपये 58 पैसे दर्ज किया गया। विदेशी फंड्स के आने से रुपए में यह मजबूती आई। पिछले सत्र में रुपया लगभग स्थिर था। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापारियों का मानना है कि घरेलू इक्विटी की मजबूती अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने और भारतीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की रुचि लेने से कोरोना काल की चिंताओं में कमी आई है। From Mumbai, we are joined in by Sanjay. We welcome you, Sanjay. Hello. Please ask your question. हाँ सर, सवाल मंत्री को मेरा नमस्कार। जी हाँ सर, कोई प्रमोटर्स रूल्स एंड रेगुलेशन का फायदा लेके
कंपनी का जबरदस्ती डीलिस्टिंग, कंपनी का डीलिस्टिंग करा सकता है और स्मॉल इन्वेस्टर का कम रेट में सब शेयर बाईबैक कर सकता है कंपल्सरीली। और हम लोग को डीलिस्टिंग का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कौन भरपाई करेगा? सर प्लीज गिव आंसर मी। देखिए, डीलिस्टिंग प्राइवेट अधिकार कंपनी को जो है, वो जो सिक्योरिटी एक्ट हमारा जो कहता है, रेगुलेटरी एक्ट, जो नॉर्म्स हैं, वो उसी के नॉर्म्स को पूरा करते हुए तभी ये सब करता है। तो और अगर कहीं लगता है कि मिसयूज है उसका प्रोविजन का, तो इन्वेस्टर के पास राइट है कि उसके अगेंस्ट सेबी को कंप्लेन करे। तो ये अब देखना पड़ेगा। देन इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटर कि वो उसको किस संदर्भ में लेता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई रूल या उसका वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और कोलकाता से हमारे श्रोता कुंतल बनर्जी लाइन पे हैं। बनर्जी साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरा एक ही प्रश्न है। वो प्रश्न है कि फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का 455.2 बिलियन डॉलर हो चुका है, टास्क करके चले गए, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगले सप्ताह में इंडियन स्टॉक मार्केट को? ये मेरा जानना है, ये मेरा प्रश्न है। नमस्कार। कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? थोड़ा उनका वॉइस ब्रेक हो रहा था। He's talking about the forex reserve. He says that we have enough of forex reserve going forward. What do you think? No, definitely he is right that forex reserve is at peak right now, and at the same time our current account revenue also improving. So it is very important for us in such kind of scenario when global economy is not in a good shape. Our economic basically growth is also very promising right now, but we have a very strong forex reserve, almost more than $450 billion, and it is at peak time. So it gives strength to our currency also, and gives confidence to the economy that we are comfortable on that front. Okay. Moving on, the Wall Street surged yesterday after upbeat May jobs report, which provided the clear evidence that the U.S. economy is headed for a quicker than anticipated recovery. All three major U.S. stock indices advanced more than 2%. The Dow Jones climbed 3.15%, the S&P 500 gained 2.62%, and Nasdaq Composite surged 2.1%. Quickly, Harveer, how do you see the week unfolding? As you said, the bear bullish run that was experienced, will that continue? I think you see that if you see the equity market domestically as well as globally, things are promising. Maybe in coming days also, so there will be a positive sign in the stock market, and as well as you see a lot of economic activities immediately started. Look at the US, Harveer, they're heading towards quicker than anticipated recovery. Yeah, but you see, even when numbers are coming down, this unemployment numbers are coming down. So definitely it will show some signs. Despite they have hit very badly by this pandemic, this corona, this COVID-19, and large, very big number of this people are infected, and but despite that, हरवीर जी अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Harveer. And before we close the headlines once again, domestic stock markets logged gains for the second week in a row after easing of nationwide lockdown. Foreign fund inflows and positive cues from global markets boost investor sentiments. And U.S. equity indices surged more than 2% yesterday after upbeat May jobs report. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.